हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार एसआई मेंस के सामान्य हिंदी यानी पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, एग्जाम्स में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको 30% करना है। 30% अगर आप कर देते तो क्वालिफाई हो जाते हैं, और ये पेपर जो है क्वालिफाई नेचर का ही है, तो बस आपको 30% करना है। लेकिन इस वीडियो में आपके लिए मैं बस यही कहूँगा कि अगर यहाँ पे 50 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं तो आप बस 20 क्वेश्चन सही कर दीजिए, बस आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप 20 क्वेश्चन अच्छे से सही कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि 100 क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप वहाँ पे आसानी से 40-45 कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे से थोड़ा सा पढ़े हैं तो अगर आप पूरे 1 साल से तो आप पढ़ ही रहे होंगे, तो 1 साल से अगर आप हिंदी पे थोड़ा फोकस किए होंगे तो नॉर्मली आप 50% भी कर सकते हैं। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी जो भी चीज़ें होगी आप नीचे रिस्पॉन्स करके बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसका अगला जो स्टेप हम लोग लेंगे वो किस तरह से होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि आंसू तद्भव का जो तत्सम रूप क्या होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने जो 50 क्वेश्चंस लिया है वो हर यानी कि व्याकरण के हर टॉपिक से करीब 2 से 3 क्वेश्चंस को इंक्लूड करने की कोशिश की है। एग्जाम्स में करीब आपसे इसी तरह से 4 से 5 रहेगा, और साथ ही साथ जो अलंकार ये सभी रहते हैं। मैंने यहाँ पे बस सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिया है जो जिस टॉपिक से एग्जाम्स में क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं वो मैंने फोकस किया है इस वीडियो में इंटर करने की। ठीक है, तो बस आप इस वीडियो को देखिए और आपको एक छोटा सा अनुमान लग जाएगा कि क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा किस तरह से रहेगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बस ध्यान से समझिएगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि तद्भव और तत्सम से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसके लिए मैं छोटा सा एक तरीका बताता हूँ कि तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है। अगर आप ये थोड़ा सा समझ जाएंगे तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं तत्सम। देखिए, तत्सम जो होता है वो सीधे संस्कृत से आया हुआ है, यानी ठीक है, कहने का मतलब ये कि तत्सम जो होता है वो सीधे संस्कृत से आया हुआ है और आज भी हम उसी रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ जैसे अग्नि। अग्नि जो वर्ड हुआ वो क्या है? अग्नि है एक संस्कृत वर्ड जिसको हम तत्सम कहेंगे, और अगर हम इसका चेंज करेंगे तो आग बनता है। आग बनने का मतलब आग जो है वो भी अग्नि का ही रूप है, लेकिन इसको हम लोगों ने परिवर्तन कर दिया, परिवर्तन करके अग्नि को आग में कर दिया, तो अग्नि हो गया जो एक तत्सम हो गया। लेकिन अगर जो आग हम देखेंगे, आग एक प्रकार का कह सकते हैं कि तद्भव है। ठीक है, संस्कृत से बदल कर बना होता है जिसको हम लोग तद्भव कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें आंसू, तो देखिए बोला जा रहा है कि आंसू जो तद्भव है इसका तत्सम रूप क्या होगा। तो आश्रु जो यहाँ पे जो संस्कृत का वर्ड आप देख रहे हैं आश्रु, एक प्रकार का संस्कृत का वर्ड हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि करपट का तद्भव रूप कौन सा होगा। देखिए, करपट अगर हम बात करें तो करपट का तद्भव रूप कौन सा होगा। तद्भव रूप आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि आपका देखिए करपट का मतलब क्या होता है। करपट का मतलब कपड़ा। ठीक है, करपट एक संस्कृत वर्ड हो गया, और संस्कृत वर्ड होने का मतलब ये क्या हुआ जो कि तत्सम हो गया, और आपसे तद्भव इसका पूछा रहा है तो सिंपल सी बात है कि करपट का जो हम तद्भव करेंगे वो हमारा कपड़ा बनेगा। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, सॉरी ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो घटिका शब्द है, ठीक है, घटिका शब्द क्या है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं किया जा रहा है कि ये तद्भव आपको बताना है कि तत्सम बताना है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात कही जा रही है कि घटिका जो है वो क्या होगा बताइए। देखिए, घटिका जो होता है वो कह सकते हैं घड़ी को कहते हैं। तो घटिका संस्कृत वर्ड हुआ और संस्कृत के रूप में यानी कि जो आया है, और आज भी संस्कृत के रूप में अगर हमसे पूछा जाए, संस्कृत के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो तत्सम है, यानी कि हम घटिका को क्या कहेंगे, तत्सम है। लेकिन अगर यहीं पर घड़ी रहता तो घड़ी को हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई। चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि घटिका यानी घड़ी जो कि एक तद्भव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, बताइए कि कृष्ण का पर्यायवाची जो शब्द है वो नहीं है। कृष्ण का पर्यायवाची जो शब्द यहाँ पे नहीं होगा वो है राजीव। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, राजीव। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट बनता है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। गंगा का पर्यायवाची जो शब्द होगा वो कौन सा होगा। तो यहाँ पे कहेंगे भागीरथी। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, भागीरथी। और यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखिए गंगा की जो भी पर्यायवाची शब्द होती हैं एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखेंगे। देव नदी, मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, जाह्नवी याद रख सकते हैं, सुरसरी याद रख सकते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है। क्लियर, नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट बनता है कि अ उपसर्ग से बना शब्द है। अ उपसर्ग से बना शब्द है। उपसर्ग क्या होता है, जो किसी भी शब्द के पहले लगता है उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं, और जो बाद में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। ठीक है ना, ये तो आपको पता होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि अ उपसर्ग से बना जो शब्द है वो कौन सा है,
तो अचेत, ठीक है, अचेत अगर हम देखें तो अ प्लस अधन चेत यानी कि अचेत, यानी कि अ हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट्स क्या बनता है कि कमजोरी में प्रत्यय है, जो कमजोरी शब्द है यहाँ पे उसमें प्रत्यय क्या है, प्रत्यय यानी कि जो लास्ट में लगता है उसको आपको बताना है यहाँ पे, बताइए। कमजोरी ई, या लास्ट में आपका ई आ रहा है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, कमजोरी, ठीक है। बस ध्यान से देखिए, आपको ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है, आपको बस 30 क्वेश्चन 100 में करना है, और यहाँ पे मैंने आपको बोला बस 50 में 20 सही कर दीजिए, मान के चलिए आप सिर्फ में कोई दिक्कत आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ता पूछा जा रहा है कि ता प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा, अगर हम ता जोड़ दें तो यहाँ पे कौन सा शब्द बनेगा, तो देखिए मित्रता, मित्रता, मित्र में अगर ता जोड़ते मित्रता एक शब्द काफ़ी अच्छे तरीके से बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, काफ़ी ये सुटेबल होगा। नेक्स्ट वन क्या बनता है कि परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़े जिससे उसका अर्थ जो कि छोड़ना हो जाए। देखिए अब क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है कि जो यहाँ पे नीचे जो भी चीज़ें दिखें, जो भी शब्द दिए गए, इसमें हम परि शब्द जोड़े, किस में जोड़े कि इसका जो अर्थ होगा वो छोड़ना हो जाए। तो देखिए अगर परि यहाँ पे हार जोड़ दें तो परिहार का मतलब क्या होता है मैं आपको वो बता दूँ। देखिए परिहार का मतलब होता है त्यागना या फिर छोड़ना, ठीक है। अगर मैं परि जोड़ दूंगा हार में, ठीक है, उपसर्ग जोड़ना है ना, तो हार में पहले जोड़ेंगे परि, परि को इसको बनाएंगे तो परिहार, और परिहार का मतलब होता है छोड़ना या फिर त्यागना, ठीक है। तो ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईर्ष्या या फिर द्वेष, ठीक है, ईर्ष्या फिर क्या द्वेष जो होता है इसके बारे में आपको यहाँ पे दी गई है। देखिए ईर्ष्या दूसरे, जो ईर्ष्या होता है दूसरे के उत्कर्ष को न देख सकने या फिर सुनने की बुद्धि, ठीक है। किंतु जो द्वेष शब्द है इसका आशय क्या है। देखिए द्वेष शब्द का भी हम कह सकते हैं कि घृणावश या फिर शत्रुतावश किसी का विरोध करने की स्थायी भाव, ठीक है। ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि दार जो है इसका दार का अनेकार्थी शब्द है, दार का अनेकार्थी शब्द कौन सा होगा यहाँ पे। देखिए दार का मतलब कह सकते हैं पत्नी या फिर भार्या, यहाँ पे पत्नी भी हो सकता है, लड़की, सूली, ये सभी के सभी इसी के अंतर्गत आते हैं दार के, ठीक है। और यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपयुक्त सभी जो कि दार के अनेकार्थी शब्द है। नेक्स्ट वन क्या बनता है कि अंक का अनेकार्थी शब्द बताइए, अंक का अनेकार्थी शब्द बताइए। तो अंक को हम क्या कहते हैं, संस्करण भी कहा जाता है, ठीक है, संस्करण भी कहते हैं, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, संस्करण। नेक्स्ट वन अगला पॉइंट बनता है कि अभिभावक का समानार्थी शब्द बताइए, समानार्थी शब्द क्या होगा, अभिभावक का समानार्थी शब्द क्या होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पालनकर्ता, ठीक है, पालनकर्ता को टिक करेंगे, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि अत्यंत प्रिय होना अर्थ का सही मुहावरा कौन सा है, अत्यंत प्रिय होना। देखिए 2-3 टॉपिक जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मुहावरा हो गया, कारक हो गया आपको, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो समास, जो कि हम यहाँ पे सब चीज़ क्लियर करने वाले हैं। तो बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये जो सेट है आपको 50 क्वेश्चंस, इसमें आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अत्यंत प्रिय होना, अगर हम बात करें इस अर्थ का सही मुहावरा कौन सा होगा, तो आँख का तारा होना, ठीक है, आँख का तारा होना इसका सही अर्थ हो जाता है अत्यंत प्रिय होना। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि आंधी के आम होना, आंधी के आम होना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा होगा। आंधी के आम होना इसका सही अर्थ ये हो गया कि संयोगवश सस्ता उपलब्ध हो जाना, आंधी का आम होना संयोगवश जो कि सस्ता उपलब्ध हो जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है, आगे कुआं पीछे खाई का क्या अर्थ होता है। तो इसका हम अर्थ कह सकते हैं कि सभी ओर से विपत्ति का आना, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट वन क्या है, आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ बताइए, आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो देखिए आनाकानी करना सिंपल सी बात है कि टाल मटोल करना, ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, टाल मटोल करना। नेक्स्ट प्रश्न, 1 और 1 11 होते हैं, मुहावरे का अर्थ क्या है। 1 और 1 11 होते हैं, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ ये होता है कि जो कि संगठन में शक्ति, ठीक है, यानी कि अगर एक से एक जुड़ते जाएंगे तो 11 लोग बन जाते हैं। इस तरह से मान के सिंपल सी बात समझिए कि 1 और 11 होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर संगठन हो जाता है तो वो शक्ति बन जाता है, शक्ति में संगठन में शक्ति होता है। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ठीक है, एकता में बल होता है, जिस तरह से हम कहते हैं उस तरह से। नेक्स्ट वन क्या है कि का बरखा जब कृषि सुखाने, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। का बरखा जब कृषि सुखाने, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा।
तो इसका सीधा सा मतलब आप ये समझ सकते हैं कि काम बिगड़ने पर कोई अगर सहायता करे तो उसका कोई मतलब नहीं होता, यानी कि काम बिगड़ने का पर सहायता व्यर्थ है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि कुदाली से खोदता है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक कौन सा है। सबसे पहले आप यहाँ पे जो पिक्चर दिखाया जरा आप उस पिक्चर को समझ लीजिए। ठीक है, एक बार देख लेते हैं जो कारक चिन्ह होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कौन सा चिन्ह किस कारक के अंतर्गत आता है। जिस आपने ये जनरली पढ़ा होगा, तो देखिए कर्ता ने कर्म को, ध्यान रखिएगा कर्ता ने होता है, कर्ता का जो कारक चिन्ह है वो नहीं होता है। उसी तरह से हम यहाँ पे सब एक ही चीज़ के ध्यान में रखेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से या फिर द्वारा, ठीक है, करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, अपादान से, देखिए ऊपर में हम लोगों ने देखा था करण से, लेकिन यहाँ पर भी अपादान से, लेकिन जो अपादान में से होता है ना ये अलगाव के लिए होता है या फिर जुदाई के लिए होता है। आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल देखिए अगर हम इसके आगे बढ़े तो संबंध, तो संबंध के लिए जो कारक चिन्ह होता है वो होता है का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। ठीक है, इस तरह से। और उसी तरह हम यहाँ पे अधिकरण की बात करें तो अधिकरण में क्या होता है में और पर। ठीक है, और संबोधन के लिए हे, अरे, आजी, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो ये है जो कि कारक चिन्ह और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चंस के राइट आंसर का। तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है कि देखिए कुदाली से खोदता है, इस वाक्य में जो प्रयुक्त कारक है वो कौन सा है। तो देखिए कुदाली से, यानी कि से यहाँ पे बात आ रही है, तो से हम लोगों ने दो चीज़ों में देखा था, या तो कर्म, ठीक है सॉरी, या तो करण से या फिर अपादान से। लेकिन अपादान का यूज़ हम तभी करेंगे जब वहाँ पे अलगाव की बात हो, और यहाँ पे कुदाई जो कि कुदाली से खोदता है तो कोई यहाँ पे जुदाई या फिर अलगाव की बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे राइट आंसर किसे टिक करेंगे, करण से। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट बनता है कि तोता डाली पर बैठा है, वाक्य में कारक कौन सा बताइए। तोता डाली पर बैठा है, वाक्य में कारक कौन सा है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए तोता डाली पर बैठा है, तो पर यहाँ पे क्या होता है, अधिकरण में हम लोगों ने क्या देखा था, में और पर। ठीक है, ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, अधिकरण में होता है में और पर, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। तो कारक चिन्ह को बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। अगला पॉइंट, पेड़ से फल गिरा, वाक्य में प्रयुक्त कारक कौन सा होगा। देखिए पेड़ से फल गिरा, अब यहाँ पर भी से आ रहा है, तो से तो दो पॉइंट्स होता है, या तो करण से या फिर अपादान से। तो करण से तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि पेड़ से फल गिरा, तो जुदाई की बात हो जा रही है, यानी कि पेड़ से जो फल है वो अलग हो रहा है। तो अलगाव के संदर्भ में हम लोगों ने कौन से कारक को देखा था, अपादान से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट बनता है कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, यथोचित। अब यथोचित का मतलब क्या होता है, यथोचित का मतलब होता है जैसा चाहिए वैसा। ठीक है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, यथोचित जो लिखा गया वो बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया, यथोचित। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि में विभक्ति चिन्ह किस कारक का है। बताइए कि में जो विभक्ति चिन्ह है वो किस कारक का है। तो हम लोगों ने क्या देखा था, अधिकरण में या फिर पर होता है। ठीक है, ऊपर में देखा था कि तोता पेड़ पर बैठा है। ठीक है, इस तरह से देखा था। तो यहाँ पर देखिए में या फिर पर जो होता है वो अधिकरण में होता है, इसलिए हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो तालाब का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे जो नहीं होगा वो कौन सा होगा, नीर। नीर जो होता है वो जल का होता है। ठीक है, सर, सरोवर, तड़ांग, यहाँ पे सभी के सभी तालाब के ही होते हैं। और अगला पॉइंट क्या है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग होता है। दाता जो शब्द है पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, तो दात्री होगा। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, दात्री। नेक्स्ट क्या बनता है कि निम्न में से उभयलिंगी शब्द है। उभयलिंगी शब्द कौन सा है। देखिए उभयलिंगी शब्द में जिसमें हम क्लियर ना कर पाएँ कि वो स्त्रीलिंग के लिए हो या फिर पुल्लिंग के लिए, यानी कि उसमें दोनों को हम शामिल कर सकते हैं उभयलिंगी में। जैसे कि अध्यक्ष, अध्यक्ष तो कोई भी हो सकता है, या फिर महिला या फिर पुरुष, कोई दिक्कत नहीं। निर्देशक भी हो सकते हैं, राष्ट्रपति में भी हो सकते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी को हम कहेंगे कि यहाँ पे जो उभयलिंगी है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि वर्ष 1955 में गठित प्रथम राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष थे। देखिए जो भी अगर भाषा से संबंधित हो या फिर हिंदी से रिलेटेड हो, जीके के क्वेश्चंस वो भी इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो देखिए ये भाषा से संबंधित है, तो भाषा हमारा हिंदी भी भाषा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। तो वर्ष 1955 में गठित प्रथम राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो थे वीजी खरे। वीजी खरे का मतलब क्या हुआ? इनका पूर्ण नाम क्या था? बाल गंगाधर खरे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला पॉइंट ये बनता है कि हिंदी का आदि जननी है। ठीक है, हिंदी का आदि जननी है कौन सा शब्द है? और वो है संस्कृत। ठीक है, संस्कृत जो है वो हिंदी का आदि जननी माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ठीक है, अशुद्ध है यानी कि वो शुद्ध नहीं है। सिंपल सी बात है कि कौन से शब्द की वर्तनी जो है वो अशुद्ध है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें कि जो ऑप्शन सी में लिखा गया कवियत्री, अब इस तरह से कवियत्री नहीं लिखा जाता है। कवियत्री ये पॉइंट गलत है। जो सही होता है वो हमारा ये होता है कवियत्री। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। तो यहाँ पे सी जो है वो गलत है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कवियत्री से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता रहता है, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला पॉइंट बनता है कि जिस समास से पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि कोई जो शब्द दिया गया है जिस समास में, यानी जो शब्द है वो जो समास मानकर चलते हैं कि उसका पहला पद और दूसरा पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं? वो होता है बहुब्रीहि समास। और इसमें क्या होता है कि पहला पद दूसरा पद दोनों पदों की जो कि प्रधानता ना होकर वो किसी तीसरे पद को जो कि इंगित करते हो। ठीक है, जैसे हम मान के चलते हैं दशानन। दशानन में क्या है? तो दशानन अगर हम लिखे तो ना तो पहला पद इंपॉर्टेंट होगा और ना ही दूसरा पद, यानी कि इसमें कोई भी दोनों पद एक दूसरे के प्रधान नहीं है। लेकिन अगर हम इस तीसरे पद को देखें तो दशानन यानी कि 10 हो आनंद जिसका, तो कहने का मतलब क्या है? रावण। तो ये क्या करते हैं? तीसरे शब्द को जो कि हम डिनोट करते हैं यानी कि इंगित करते हैं, इस तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बहुब्रीहि समास। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। उस तरह से एक और एग्जाम्पल, जैसे लंबोदर यानी कि लंबा हो उदर जिसका, यानी कि कह सकते का मतलब क्या हुआ? गणेश, गणेश भगवान की बात की जा रही है, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं बहुब्रीहि समास। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। देखिए, बहुब्रीहि समास में अक्सर क्या होता है कि भगवान से रिलेटेड ही, जो कि अक्सर जो होता है वो भगवान से रिलेटेड नाम को इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला पॉइंट बनता है कि शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करें, यहाँ पे जो भी मैंने पॉइंट्स इंक्लूड किया है, यानी कि जो भी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस बनाए, अगर आपके पास टाइम है तो आप चाहो तो 1 से 2 दिन आपके पास अभी और भी बचे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप चाहो तो आप इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे शुद्ध वाक्य का चयन करना है तो कौन सा शुद्ध होगा? मुझे आज की बैठक का समाचार नहीं था, ये सही नहीं है। मैंने अभी लखनऊ जाना है, ये क्या सही नहीं है। पाप को डरो पापी से, ये तो साफा गलत है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है, एक कप चाय मुझे भी देना, एक कप चाय मुझे भी देना, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी को टिक करें। इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एक और देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन करें। यहाँ पे बताइए कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। यहाँ पे जो शुद्ध होगा क्या है? कन्या परायाधन होती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल बी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विगु समास है। देखिए, समास जो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हिंदी अगर एग्जाम्स की बात की जा रही है तो समास डेफिनेटली पूछा जाता है। अब यहाँ पे अगर बात करें द्विगु समास, द्विगु जो समास हो, यहाँ पे देखिए ध्यान रखेंगे, द्विगु समास की पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि इसमें संख्या वाले जो भी शब्द रहते हैं, यानी कि संख्यावाचक शब्द कह सकते हैं, उसको आप याद रखेंगे। द्विगु अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे कि पंचांग, ठीक है, पंचांग क्लियर, पंचांग से आप कह सकते हैं। उस तरह से तिरंगा कह सकते हैं, दोपहर कह सकते हैं, दोबारा, ठीक है, दोपहर मिलकर के दोपहर यानी कि दोपहर। पंचतंत्र कह सकते हैं, त्रिलोक कह सकते हैं, इस तरह से। अब आप सोच रहे होंगे दशानन, इसमें भी तो 10 आ रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा मैंने आपको ऊपर में क्या बताया था कि कुछ चीज़ें होती हैं इस तरह से, अब इसको नहीं कह सकते कि अब अगर हम इस तरह से देखें कि ये जो मैंने आपको बताया कि संख्यावाचक, तो ऐसा नहीं है कि अब दशानन जो आ गया तो इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपका अपवाद होगा, अब इसको याद रखेंगे। दशानन जो कि अगर दोनों पद समानता ना हो और किसी तीसरे पद को इंगित करते हो तो उस कंडीशन में हम उसको बहुब्रीहि कहेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे ये दशानन जो कि बहुब्रीहि है। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो ये सभी चीज़ें जो होती है प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। क्लियर, चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद अवयवी भाव समास है। अवयवी भाव समास कौन सा है? अवयवी भाव समास को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अगर कोई शब्द दिया गया और उस शब्द की जो प्रारंभ हो रहा है, स्टार्टिंग हो रहा है और किसी वो उपसर्ग से हो रहा है, तो उस कंडीशन में कहेंगे कि वो बिना सोचे समझे अवयवी भाव समास होगा।
ठीक है। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो मैं आपको यहाँ पे अगर देखिए, सही आंसर तो बाद में देखेंगे, पहले हम आपको एग्जांपल समझाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अनुकूल, ठीक है, अनुकूल, तो अनु क्या है, एक प्रकार कह सकते हैं कि ये आपका उपसर्ग होगा। अनुकूल, कुल के पहले अनु लग गया तो ये आपका उपसर्ग। जैसे यथासंभव, यथा एक प्रकार का उपसर्ग हो गया। अगर हम बात करें आजन्म, आजन्म यानी कि स्टार्टिंग का आ एक उपसर्ग हो गया, उस तरह से कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रतिदिन, तो दिन के पहले प्रति लगा देंगे तो एक प्रकार का उपसर्ग बन जाता है, तो यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, प्रतिदिन एक प्रकार का अवयवी भाव समास हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजपुत्र शब्द जो है वो कौन सा समास है। अब देखिए, जिस शब्द में अगर कारक चिन्ह का लोप हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास। राजपुत्र का मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है कि राजपुत्र का मतलब राजा का पुत्र, यहाँ पे का चिन्ह का लोप है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को इस तरह से आपने जो देखा संबंध का है। ठीक है, संबंध का, की, के, नानी ने हम लोगों ने देखा था, तो संबंध कारक चिन्ह का यहाँ पे लोप है, राजा का पुत्र। तो सिंपल सी बात है कि अगर कारक चिन्ह का लोप हो तो उस कंडीशन में वो तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको और बता दूं, जैसे मूर्तिकार, मूर्ति को बनाने वाला, मूर्तिकार का मतलब अगर इसको हम संधि विग्रह करेंगे यानी कि शब्द को विग्रह करेंगे समास का, तो क्या बनेगा, मूर्ति को बनाने वाला मूर्तिकार। ठीक है, जैसे अगर आत्मघाती बात करें, आत्मघाती, इसका मतलब क्या हुआ कि खुद को जो कि मारने वाला, खुद को मारने वाला, यहाँ पे को चिन्ह का लोप है। इस तरह से कह सकते हैं कि ये सभी जो है वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। क्लियर, चलिए फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। अगला पॉइंट ये बनता है कि आंखों पर चर्बी आना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। आंखों पर चर्बी आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, जो कि अभिमान करना। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि कृतज्ञ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। कृतज्ञ जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, आभार मानने वाला। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, आभार मानने वाला को कह सकते हैं कृतज्ञ। नेक्स्ट पॉइंट है कि आशा से अधिक, आशा से अधिक जो शब्द है, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है कि आशा से अधिक के लिए क्या शब्द होगा, तो इसका सही आंसर होगा आशातीत। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, आशातीत। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट ये कह रहा है कि आस्तिक किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। आस्तिक जो शब्द होता है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, बहुत सिंपल सी बात है, आस्तिक जो शब्द होता है कह सकते हैं ईश्वर के प्रति जो आस्थावान होता है। ठीक है, यानी कि ईश्वर को जो मानता है, वेद तथा ईश्वर के प्रति आस्थावान को कह सकते हैं, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है, नास्तिक। ठीक है, नेक्स्ट वन, कोई बात बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो उसके लिए हम एक शब्द क्या प्रयोग करते हैं। कोई बात बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो उसके लिए एक छोटा सा वर्ड क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम छोटा सा वर्ड यूज़ करते हैं अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति कह सकते हैं, या फिर कहीं कहीं इसको अतिशयोक्ति लिखा जाता है। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। क्लियर, ऑप्शन डी सही होगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि अधुनातन का विलोम शब्द क्या है। अधुनातन, अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे, अधुनातन यानी कि आधुनिक। ठीक है, या फिर आज का, आजकल का, इस तरह से कह सकते हैं। अधुनातन यानी कि आधुनिक, मॉडर्न। ठीक है, तो इसका कह सकते हैं पुरातन, इसका अपोजिट जो होगा वो विलोम होगा क्या, पुरातन। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रही होगी और ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, और सभी लोग 20 से प्लस करेंगे, मुझे यकीन है। देखिए अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है, अभिशाप का विलोम है। अभिशाप जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा, तो अभिशाप का विलोम सिंपल सी बात है आशीर्वाद। ठीक है, ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। देखिए आशीर्वाद हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तनी के संदर्भ में किसका सही वर्तनी क्या है, तो ध्यान रखिएगा आशीर्वाद इसी तरह से लिखा जाता है, आप इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट कह रहा है कि महा प्लस ईश्वर शब्द का संधि करने पर जो कि शब्द होगा, महा प्लस ऐश्वर्य जो होता है इस शब्द का संधि करने पर क्या हुआ। यहाँ पे मैंने नियम कानून इसका लगा रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो कानून क्या है वो कुछ इस तरह से कह सकते हैं, एक प्रकार का ये वृद्धि संधि है। ठीक है, संधि में कई सारे नियम रूल होते हैं, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये एक प्रकार का वृद्धि संधि है। और इसका जो रूल होता है आ प्लस ए जो होता है वो जो कि छोटा ए में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखें सदा प्लस ए, तो ये सदैव बनता है। ठीक है, यहाँ पे छोटा ए होता है लेकिन यहाँ पे जो होता है वो डबल जो कि कह सकते हैं बड़ा ए के फॉर्म में आता है। उस तरह से देखिए आ प्लस ए को जोड़ेंगे, जैसे महा में महा आ है और यहाँ पे ए से स्टार्ट होता है, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या बनता है, छोटा ए बनता है। लेकिन जब इन शब्दों को हम ऐड किया जाता है तो ये बड़ा जो कि
ए के रूप में जबकि कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है आप इस सी को टिक कर दीजिएगा इस चीज़ को समझ करके। यहाँ पे जो करेक्ट होगा ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है। जब ये ऐड हो जाता है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बड़े ए के फॉर्म में बदल जाता है, जैसे कि महेश्वर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। क्लियर। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि उडयन का सही संधि विच्छेद क्या है। उडयन का सही संधि विच्छेद क्या है, तो उत्त प्लस डयन, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, उत्त प्लस डयन, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि गायक का सही संधि विच्छेद है, गायक का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, गौ प्लस अक, ठीक है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, गौ प्लस अक हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में जो यह है वह क्या है, तो यह जो होता है वो एक यहाँ पे कह सकते हैं कि यह घोड़ा अच्छा है, तो इसमें जो यह है वो एक प्रकार का सर्वनाम है, ठीक है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, सर्वनाम होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि आज जन्म, ठीक है। आज जन्म शब्द किस समास का उदाहरण है, तो मैंने आपको जस्ट ऊपर में बताया था क्या कि अगर किसी शब्द का स्टार्टिंग यानी कि प्रारंभ एक उपसर्ग से हो तो उसको हम कहते हैं अवयवी भाव समास। तो आज जन्म यानी कि आप धन जन्म, ठीक है, आधन जन्म, इसका मतलब हो गया क्या, अवयवी भाव, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि निशाचर पद में समास कौन सा है, निशाचर पद में, तो हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस क्या किया था, मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी शब्द में पहले और दूसरे दोनों पदों की जो कि हम कह सकते हैं प्रधानता न हो, लेकिन वो किसी तीसरे पद को इंगित करते हो, उस कंडीशन में वो बहुब्रीहि समास होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि निशाचर, यानी कि निशाचर का मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है कि निशा यानी कि रात में, जो कि विचरण करने वाले, भोजन की तलाश में भटकने वाले, ठीक है। यानी निशा यानी कि रात में विचरण करने वाले अर्थात राक्षस, ठीक है, राक्षस कह सकते हैं। तो ये दोनों पद समान, जो कि दोनों पदों की प्रधानता ना होकर के किसी तीसरे पद को इंगित करते हो, तो उस कंडीशन में बहुब्रीहि, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए फिलहाल देखिए क्या अगला पॉइंट कह रहा है कि वीणा पाड़ी का पर्यायवाची शब्द है, बताइए सही आंसर क्या होगा। जो वीणा पाड़ी है वो हम कह सकते हैं कि सरस्वती के संदर्भ में यूज़ किया जाता है, सरस्वती का ही एक पर्यायवाची शब्द है। देखिए सरस्वती को और भी अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि शारदा, बागेश्वरी, भारती, भाषा, जो कि वाणी, इला, महाश्वेता और वीणाधारणी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीणाधारणी हो गया, शारदा हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट। वीणा पाड़ी क्या कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस डिस्कस किया। अब नीचे मुझे कमेंट्स करके बताइए कि कितने लोग हुए जो पास हुए, सॉरी यहाँ पे 50 हुआ, कितने जो लोग हुए वो पास हुए, कितने लोग 50 में से 20 को अचीव किया कर पाए। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके बताएं ताकि हम नेक्स्ट स्टेप ले सकें। तो जो भी आपका रिस्पॉन्स हो नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। फिलहाल हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। मैं आपको छोटा सा अपडेट बता दूं, अनअकैडमी पर हमारी टीम की तरफ से जो कि बीपीएससी के लिए एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है। पहला टेस्ट सीरीज 8 नवंबर को कराया गया था, सेकंड जो टेस्ट सीरीज है वो 22 नवंबर को कराया गया था, थर्ड टेस्ट सीरीज जो कि 29 नवंबर को कराया जाएगा। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक को चेक कर सकते हैं। अगर साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो रेफरल कोड का यूज़ करके आप 10% का डिस्काउंट करके कोर्सेज़ को भी परचेज कर सकते हैं।